रामप्रकाश की बाजार के नुक्कड़ पर छोले भटूरे की छोटी सी दुकान थी जो उसने 8,000 रुपए महीने किराए पर ली हुई थी। पहले तो रामप्रकाश की छोले भटूरे की बहुत बिक्री हो जाती थी, उसका काम अच्छा चलता था। पर अब बाजार में छोले भटूरे की और भी दुकानें खुल गईं, जिस वजह से रामप्रकाश का काम बहुत कम हो गया। रामप्रकाश बहुत परेशान रहने लगा। अरे रामप्रकाश, कब तक देगा किराया? आज दे रहा है? बस कुछ दिन और रुक जाइए हरिराम जी, 2,000 रुपए किराए में कम है। या तो आप 6 ले जाओ, 2 रह जाएंगे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे मैं कोई सब्जी थोड़ी खरीद रहा हूँ जो आलू पहले ले लो गोभी बाद में ले लो। है किराया मांग रहा हूँ अपनी दुकान का। अगले हफ्ते आ जाऊंगा, 1 हफ्ता और काम कर ले। अगर 8,000 रुपए मिल गए तो दुकान में काम करते रहना, वरना मेरी दुकान खाली कर देना। दुकान का मालिक रामप्रकाश को धमकाकर चला गया। अब रामप्रकाश को यही चिंता थी कि 1 हफ्ते में थोड़ा काम चल जाए, जिससे किराया भी निकले और घर का खर्च भी। शाम को रामप्रकाश जब घर लौटा तो घर पर एक और खर्चा आ गया। बिंदिया मौसी की शादी कब है मम्मी? अगले हफ्ते ही है बच्चों, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम्हारी मौसी की शादी में गांव जाना है, बस तुम्हारे पापा आते ही होंगे। अरे लो, तुम्हारे पापा आ गए। किसकी शादी में जाने की बात हो रही है? तुम्हारी साली की शादी है, अगले हफ्ते सोमवार के दिन है। हम सभी को गांव जाना है। माँ ने बोला है 3 दिन पहले ही आ जाना, बहुत काम होगा। और पता है बापू तो है नहीं, सुरेश भाई अकेले कितना ही संभाल लेंगे। शीला की बातें सुनकर रामप्रकाश के दिमाग में एक बात आई। काम तो अभी है नहीं, अगले हफ्ते मालिक किराया मांगने आएगा। अगर मैं गांव में हुआ तो किससे पैसे मांगेगा? दुकान तो बंद रहेगी। हाँ, शादी में चला जाता हूँ, कुछ दिन सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो काम है नहीं, तो वैसे ही दिमाग परेशान रहता है। क्या सोच रहे हो? हाँ, चलेंगे शादी में। तुम्हारी बहन की शादी है तो हमारा जाना जरूरी है। 1 हफ्ता तो रुक ही आएंगे। शीला खुश हो गई और कुछ दिनों बाद रामप्रकाश अपनी साली की शादी में गांव चला गया। रामप्रकाश एक दिन शादी की खरीदारी के लिए अपने साले के साथ गांव के बाजार में गया हुआ था। गांव के बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगा हुआ था, जिस पर बहुत भीड़ थी। अरे जीजा, तुम्हें मैं गांव के छोले भटूरे खिलाता हूँ। शहर में तो तुम खुद बेचते हो ना, अब यहाँ का स्वाद चखो। निरंजन के छोले भटूरे पूरे गाँव में फेमस है। लग तो रहा है, क्योंकि ठेले पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। अरे यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं। और क्या जीजा जी, यहाँ पर रोजाना ऐसी भीड़ होती है। आओ तो तुम्हें निरंजन से मिलवाता हूँ। और भाई निरंजन, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया। और बताओ, लगा दो प्लेट? बिल्कुल लगा दो, इनसे मिलो। ये मेरे जीजा हैं, शहर में छोले भटूरे की दुकान चलाते हैं। मैंने कहा अपने हाथों के तो तुमने कई बार खाए होंगे, आज हमारे निरंजन भाई के हाथों के खाकर देखो, इसीलिए तुम्हारे ठेले पर ले आया। अरे रघु, फटाफट से छोले भटूरे की प्लेट लगा, बहुत बढ़िया लगाना। ये शहर से आए हुए हैं, हमारे मेहमान है ये। बहुत बढ़िया तरीके से छोले भटूरे के साथ में अचार और प्याज रखकर निरंजन ने रामप्रकाश और सुरेश को खाने के लिए दिया। पहले ही निवाले में रामप्रकाश को कुछ अलग सा स्वाद महसूस हुआ। अरे वाह, ये छोले तो सच में गजब के स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। देखा जीजा जी, मैंने कहा था ना, निरंजन के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर हैं। लेकिन सुरेश, ऐसा क्या है इन छोले भटूरों में जो लोग बार बार खींचे चले आते हैं? अब वो तो नहीं पता जीजा जी, पर जो भी है तुम्हारे सामने, निरंजन अच्छी खासी कमाई कर लेता है रोजाना की। 2 साल में अपना बड़ा मकान भी बना लिया, 2 बेटियों की शादी भी कर ली, और अब देखो आराम से पत्नी और बेटा बहू के साथ रहता है। शाम के समय तो इसका बेटा भी यहाँ खड़ा होता है। बहुत पैसे वाला हो गया निरंजन, अब तो गाँव में दुकान खोलने की सोच रहा है। जीजा वैसे कुछ भी कहो, तुमने इतनी महंगी दुकान भी खरीदी हुई है और छोले भटूरे की कोई कमाई भी नहीं होती। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, कोई ऐसे मसाले जैसे निरंजन डालता है, कुछ तो ऐसा डालता है। मुझे भी मन हो रहा है थोड़े और छोले खाने का, पर ऐसा क्या है जो मुझे इसका स्वाद खींच रहा है, वरना ऐसा मेरे छोलों के साथ तो कभी नहीं होता। रामप्रकाश के मन में शंका पैदा हो गई और उसने अपने साले के कान में कुछ कहा और फिर उसी रात। क्या बात है सुरेश भैया, आपने इतनी रात में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख रघु, तू अगर हमारा साथ दे और हमें बता दे कि तुम्हारा मालिक निरंजन छोलों में कौन सा मसाला मिलाता है, तो इस काम की हम तुझे 2,000 रुपए देंगे। और अगर मालिक को पता चल गया कि मैंने आपको ये बात बताई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे रघु, मैं शहर में रहता हूँ, अब यहाँ थोड़ी आऊंगा। मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करूंगा। इससे निरंजन को क्या ही मतलब होगा, कौन सा वो मुझे देखने आ रहा है। ये बात भी ठीक है। ठीक है, लाओ पैसे मुझे दो, मैं राज बताता हूँ। ये ले पैसे और जल्दी से बता। मालिक छोले में ना हल्की सी अफीम मिलाते हैं। अफीम मिलाते हैं? हाँ भैया, अफीम से लोगों को लत लग जाती है। एक बार खा लो तो बार बार खाने का मन करता है। यही तो राज है मालिक के छोले भटूरों का। रघु की बातें सुनकर रामप्रकाश और सुरेश हैरान रह गए और घर लौट आए। शादी के बाद रामप्रकाश जब शहर वापस लौटने लगा तो उसका दिमाग फिर से चिंता में था, क्योंकि उसे जाते ही थोड़ी कमाई करके किराया भी भरना है और बाकी के खर्च भी देखने हैं। तभी सुरेश ने उसके मन में लालच भर दिया।
जीजा, अब जमाना बदल गया है। दुकान बचानी है तो कुछ हटकर करना पड़ेगा, वरना दुकान बंद हो जाएगी और फिर तुम्हें कहीं काम भी नहीं मिलेगा। रामप्रकाश ने बहुत देर तक सोचा और पैसे कमाने के लालच में सुरेश की सलाह मान ली। उसने अपने छोले भटूरे में हल्की मात्रा में अफीम मिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामप्रकाश की दुकान फिर से चल पड़ी, भीड़ लगने लगी और उसकी दुकान का नाम भी पूरे बाजार में मशहूर हो गया। रामप्रकाश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, किराया भी समय पर देने लगा और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। अब तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा चल गया है। बस अब कुछ समय में घर और दुकान अपनी कर लो जी। चिंता मत कर शीला, थोड़ा समय और दे, मैं सब बढ़िया कर लूंगा। लेकिन गलत रास्ता कब तक सही रास्ते की तरह चल सकता है। कुछ ही महीनों बाद पुलिस को खबर मिली कि गांव में निरंजन के ठेले पर अफीम वाले छोले भटूरे मिलते हैं। पुलिस ने निरंजन के ठेले पर छापा मारा और उसे पकड़ कर ले गई। सब गांव वाले बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने निरंजन के ठेले से अफीम वाले छोले खाए हैं। सुरेश तो ये सच्चाई जानता था। उसने रामप्रकाश को फोन मिलाया और निरंजन के पकड़े जाने की बात बताई। जीजा, मेरी मानो तो रहने दो, अफीम मत मिलाओ। निरंजन पकड़ा गया है, कहीं ऐसा ना हो शहर में पुलिस तुम्हारी दुकान पर भी छापा मार दे और तुम पकड़े जाओ। अरे ऐसा नहीं होगा सुरेश, ये शहर है, यहाँ पुलिस को आसानी से कुछ पता नहीं चलेगा। कमाई देखकर रामप्रकाश की आंखों पर बेईमानी का पर्दा चढ़ गया था। उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, पर एक दिन उसकी गलती खुद ही पर भारी पड़ गई, जब शीला ने वही मसाला एक सब्जी में मिला दिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने तो भूख लगी थी, खाना खा लिया, अब तुम और बच्चे भी खा लो। देखो आज मैंने सब्जी में तुम्हारे वही छोले वाला मसाला मिलाया था। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, बहुत जी घबरा रहा है। मैंने तो बस सब्जी रोटी खाई है। सुनो जी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते शीला बेहोश हो गई। रामप्रकाश घबरा गया, बच्चे भी रोने लगे। रामप्रकाश तुरंत शीला को अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पहचान गया कि शीला ने कोई नशीली चीज खाई है। तुरंत शीला का इलाज होना शुरू हुआ। हे भगवान, मैंने तो दूसरों के साथ साथ अपने ही परिवार को खतरे में डाल दिया। पैसे के लालच में मैं ये क्या कर बैठा। रामप्रकाश की आंखों के आगे उन सभी ग्राहकों की तस्वीरें घूमने लगी जो रोज उसकी दुकान से छोले भटूरे खाकर जाते थे। वो उन्हें बीमार कर रहा था। लगता है आपकी पत्नी ने गलती से कोई नशीली चीज खा ली थी। वैसे अब वो खतरे से बाहर है, आपको उनका पूरा ख्याल रखना है। क्या बाजार का कुछ खाया था क्या? जी वो, हाँ छोले। ओह, शायद यही उनकी बीमारी का कारण है। चलिए कोई बात नहीं, हमने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, आप उन्हें घर ले जाना। थोड़ी देर बाद शीला की तबीयत ठीक हो गई। रामप्रकाश ने उसे सच नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने शीला को सच बताया तो वो अपनों की नजरों में ही गिर जाएगा। रामप्रकाश ने फोन करके सुरेश को सारी बात बताई। सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ क्योंकि इस गुनाह में वो भी पूरा भागीदार था। रामप्रकाश ने बेईमानी छोड़कर दोबारा ईमानदारी से काम शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और गलत रास्ता चुनने से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में इसका परिणाम दुखद और विनाशकारी ही होता है। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में सुख शांति लाता है। इसलिए हमें सदैव ईमानदारी के मार्ग पर ही चलना चाहिए।